हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम देखेंगे टॉपिक नॉर्मल बेसिक अकाउंटेंसी का टर्म्स, द इम्पॉर्टेंट टर्म्स which we used in accountancy. See, without understanding this term, we cannot learn about accountancy. Reason being, जब भी हम accountancy पढ़ते हैं तो we go through with such kinds of terms, jargons जो हमें confuse करती है. तो इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, इस अकाउंटेंसी को सीखने के लिए ये हमारे लिए आना ज़रूरी है. तो आइए स्टार्ट करने से अब हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं. फर्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल. फर्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल. नाउ आई होप यू ऑल मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड कैपिटल, बट व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड मनी. सी, बिजनेस अगर हम किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, वी नीड गुड्स, वी नीड सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ऑफिस, शोरूम्स, ये सब हमें चाहिए होगा. अब ये फ्री में तो आएगा नहीं. फॉर दैट वी नीड मनी. तो कैपिटल इज दैट मनी. व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड. कहाँ पे? बट इन बिजनेस. अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. कौन लगाएगा? बाय बिजनेसमैन. व्हाट इज द पर्पस? टू रन द बिजनेस. टू रन द बिजनेस मीन्स, अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रन द बिजनेस हियर? परचेजिंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, खरीदना सामान और बेचना. तो जो हम अमाउंट, जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बट बिजनेसमैन द्वारा, कोई और इन्वेस्ट करेगा मनी तो शायद वो लोन का नाम ले ले, बट जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है जिससे वो बिजनेस को रन कर सके प्रॉपरली, लाइक वो पैसा लगा के एक शोरूम लेगा, शॉप लेगा, फर्नीचर लगाएगा और गुड्स खरीदेगा और उन सबको बेचेगा, वो सारा अमाउंट हमारा कहाँ आएगा? कैपिटल में. तो कुछ लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं कि आई हैव इन्वेस्टेड दिस मच ऑफ मनी. यस, from owner point of view you can say this is an investment, but whenever we say in business, that amount is known as capital. That amount is known as capital. Now after capital, the second term which we are going to use is drawings. अब drawings usually हमने बचपन से सुना होता है, तो स्टूडेंट कई बार सोचते हैं ड्रॉ करना. नहीं, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में एक वर्ड देखा कि जो बिजनेस के अकाउंट्स हैं वो 1 साल के लिए बनते हैं. अकाउंटिंग पीरियड लाइक 1 अप्रैल टू 31 मार्च यूजुअली फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो करते हैं. तो दैट मीन्स जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो एट द एंड ऑफ द 1 ईयर होता है. तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट होती है, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, to support his family, he needs money regularly. He needs money regularly, क्योंकि उसको घर का खर्चा चलाना है एवरी मंथ. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है वो कि मंथ के एंड तक इंतज़ार करे और मंथ के एंड में जब पैसा आए तो उस पैसों से फिर वो अपने घर का खर्चा चलाए. अब ये तो पॉसिबल नहीं है. तो उसके लिए एक वर्ड दिया, ड्रॉइंग. इज ड्रॉइंग अमाउंट विड्रॉन. अब कहाँ से विड्रॉन होगा? Obviously from business. Who will withdraw? Businessman. पर वो withdraw क्यों कर रहा है? For his personal use. For his personal use. Now this is again any amount withdrawn from the business by the businessman for his personal use. Now try to understand, whenever businessman needs some money, what he will do? He will withdraw some kind of amount from the business according to his or her need. But in business, we will keep this amount in drawings account. Now, what will happen? At the end of the year, you will calculate the profit. Let's say suppose a business has earned a profit of rupees 10 lakh per annum. पूरे साल में एंड में 10 लाख आया. Then you will see ड्राइंग्स कितनी हुई हुई हैं, एक बिजनेसमैन ने पर्सनली कितना अमाउंट यूज किया हुआ है. लेट्स से दैट पर्सन हैज यूज्ड 2 लाख रुपीस.
from the drawing for his personal use from the business. So that means 10 lakh is the profit, but he has already withdrew 2 lakh from the business. So that means he'll get now 8 lakh rupees. So drawing is a very important term which is used in the business to keep the account separate of the business and businessman, so that हमें पता चल चुके हम personally अब तक कितना use कर चुके हैं. तो आफ्टर द वर्ड ड्राइंग्स नाउ हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है गुड्स. नेक्स्ट वर्ड है गुड्स. अब नाउ आता है भाई गुड्स क्या होते हैं. गुड्स कैन बी एनीथिंग. यस, गुड्स नॉट एनीथिंग इन विच वी डील. इन विच वी डील. नाउ हम बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि इन विच वी डील मीन्स, सी, for me, my mobile is a mobile. But suppose if I'm doing a business of mobile, the mobile will be treated as a goods for me. In my home or in my office, I'm having some furniture, so that is a furniture for me because I'm using that furniture for myself. But suppose I'm doing a business of furniture, so that furniture will be termed as goods. Anything, car is car for me, but one person who deal in a car is known as goods for him. Goods मतलब in which we deal. और यहीं अगर हम एक और छोटा सा वर्ड पढ़ने की कोशिश करें, that is stocks. Stock. What is stock? Unsold goods. Unsold goods that are unsold. अभी भी बचे हैं. मैंने 10 लाख के गुड्स खरीदे and 2 लाख का अभी भी पड़ा है. that will be known as my stock. that means that these are the unsold goods जो अभी भी मेरे पास पड़े हैं. तो हमने अभी तक 4 हमने टर्म्स पढ़े. एक कैपिटल पढ़ा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस इन द बिजनेसमैन फॉर हिज टू रन द बिजनेस. एंड ड्राइंग मीन्स अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज. एंड गुड्स इन विच वी डील, जिसका हमारा बिजनेस है. स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, है ना. अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा. द नेक्स्ट वर्ड इज डेटर. अब नाउ बी इज साइलेंट हियर. द वर्ड इज डेटर. व्हाट इज डेटर? डेटर इज अमाउंट रिसीवेबल. अमाउंट रिसीवेबल. किससे भाई अमाउंट रिसीवेबल किससे है? फ्रॉम whom? देखिए, अमाउंट रिसीवेबल हम बात करें तो हमको किसी आदमी से पैसा क्यों लेना होगा? 2 कारण हो सकते हैं. या तो हमने उनको पैसे उधार पे दिए हैं, या हमने उन्हें कोई सामान दिया हुआ है जो कि हम पैसे उसके मांगते हैं. तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम whom? गुड्स हम सीख चुके हैं. इन विच विल एंड सर्विसेज. आप या तो गुड्स देंगे या आप सर्विसेज देंगे. लाइक डॉक्टर प्रोवाइड सर्विसेज, लॉयर प्रोवाइड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विस वर प्रोवाइडेड टू देम और गिवन टू देम, प्रोवाइडेड टू देम ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट यानी जिनको हमने अमाउंट लेना हो, किनसे? जिनको हमने गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे दी है. तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम whom? गुड्स और सर्विस वर प्रोवाइडेड टू देम ऑन क्रेडिट. जिनसे पैसा लेना है, क्यों? क्योंकि हमने उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड किया. सी, वी हैव यूज्ड वर्ड गुड्स मीन्स जिसमें आप डील करते हैं. सपोज आई एम रनिंग अ शॉप. इन शॉप आई हैव सोल्ड सम गुड टू अ पर्सन. नाउ आई नीड दैट पर्सन हैज promised me that he'll pay this amount after 1 month. So he will become my debtor because I am dealing in my goods. I have provided to them on credit. तो डेटर आर द पर्सन जिनसे हमें पैसा लेना होता है. क्यों? क्योंकि हमने उनको उधार में गुड्स बेचा है. यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर सपोज हमने किसी को उधार पैसा दिया है कि हमें कुछ दिन बाद मदद करने के लिए वो दे देगा, तो दैट इज नॉट अ डेटर. वो लेंडर और बोरोवर का रिलेशन होगा. अब इसके बाद एक वर्ड आता है क्रेडिटर. व्हाट इज क्रेडिटर? क्रेडिटर भी देखिए डेटर जैसा ही होता है. यहां अमाउंट पेबल. इनको टू whom? इनको देना है जिनको गुड्स एंड सर्विसेज वर
परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जिनसे गुड्स एंड सर्विसेज ली है क्रेडिट में। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, इन डेटर अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हूम, जिनसे हमने पैसा किनसे लेना है, गुड्स और सर्विसेज दी गई हैं उन्हें क्रेडिट में। क्रेडिटर क्या, अमाउंट पेबल टू हूम, जिनको देना है, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है उधार में। बिजनेस में हम उधार में परचेज भी करते हैं और उधार में खरीदते भी हैं। अब जिनको पैसा चुकाना है वो हमारे क्रेडिटर होंगे और जिनसे पैसा लेना है वो हमारे क्या कहलाएंगे, डेटर, क्रेडिटर। जिनसे हमें पैसा लेना है वो डेटर होंगे और जिनको पैसा देना है वो कहलाएंगे हमारे क्रेडिटर। तो नेक्स्ट वर्ड आता है एसेट्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे बिजनेस टर्म के लिए। अब एसेट्स होता क्या है, देखिए, एसेट्स होता है एनीथिंग और प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु और प्रॉपर्टी विच यू ओन, आप उसको ओन करने चाहिए, इसका मतलब आप उसकी मालिक होने चाहिए, पहला पॉइंट। फिर विच हैज सम वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए, विच हैज सम वैल्यू। एंड लास्ट पॉइंट, विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर, राइट। एनीथिंग और प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो, ओन करते हो मतलब पहला पॉइंट जिसके आप मालिक हो। दूसरा पॉइंट विच हैज सम वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू भी होनी चाहिए और वो आपको फ्यूचर में विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। सपोज आई एम हैविंग अ मोबाइल दैट इज अ प्रॉपर्टी और वो मेरा है, आई ओन दैट। क्या उसकी कोई वैल्यू है? हाँ, बेचूंगा तो कुछ पैसा तो मिलेगा। क्या वो मुझे बेनिफिट दे रहा है? यस, आई कैन टॉक विद देम, आई कैन डू लॉट्स ऑफ वर्क विद देम। ओके, सपोज आई एम हैविंग अ फर्नीचर। नाउ क्या फर्नीचर मेरी एसेट्स है? यस। कैसे? एनीथिंग और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है जिसको मैं मालिक हूँ। क्या उसकी कोई वैल्यू है? हाँ, तो बेचूंगा कुछ तो पैसा मिलेगा। क्या वो मुझे बेनिफिट देती है? यस। लोग आते हैं, बैठ पाते हैं। सपोज मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स वहाँ बैठ पाते हैं, तो अगर ऑफिस है तो मेरे एम्प्लॉयज वहाँ बैठ पाते हैं। क्लियर? तो एनीथिंग विच विल गिव यू बेनिफिट इन द फ्यूचर, बेनिफिट कैन बी, सी आई एम हैविंग अ कार, तो कार इज माई प्रॉपर्टी, मेरे को ओन भी करता हूँ, विच हैज सम वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू भी है, बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे, मैं इजीली कम्यूट कर सकता हूँ, वो उसका बेनिफिट है। तो ये हुई हमारी एसेट्स की डेफिनेशन। अब अगर हम एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए, जैसे हम बात करें मशीनरी, आप सबने वर्ड सुना होगा, यस, प्रॉपर्टी भी है, वैल्यू भी है और बेनिफिट भी देता है फ्यूचर में। हम बात करें, कोई कार हो सकती है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, या हम बात करें, यस, कैश भी हमारा एसेट्स हो सकता है। कैश इज एन एसेट्स, वाई? देखिए, कैश एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास है, वो आपको बेनिफिट भी देता है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं और उसकी कोई वैल्यू भी होती है, भाई वैल्यू तो होती है। कैश सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है, एवरीबडी नीड कैश। स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, यस, दे हैव सम वैल्यू, बेनिफिट भी देते हैं, उनको बेच के हम पैसे कमाते हैं और हमारी प्रॉपर्टी भी है। और अगर हम बात करें डेटर, यस, देखिए, डेटर तो एक लिविंग बीइंग हुआ, बट उनसे हमें पैसे लेने हैं क्योंकि हम उनको गुड्स उधार में बेचते हैं, उनकी कोई वैल्यू भी है और वो हमें क्या बेनिफिट देते हैं। जब हम उनको उधार में गुड्स बेचते हैं तो हम उनको एक फैसिलिटी देते हैं, वो हमसे बार बार गुड्स परचेज करते हैं, एक रिलेशन उनके साथ बनता है। ये हुआ अब हमारा एक एग्जाम्पल जो हमने इसमें पढ़ा। इस एग्जाम्पल के बाद हम एसेट को ही कंटिन्यू करते वक्त जानेंगे। आप देखेंगे दो तरह की एसेट्स होती है, एक होती हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और एक होती है करंट एसेट्स। नाउ एज द नेम सजेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉन करंट एसेट्स और करंट। करंट हियर मींस करंट ईयर, जो अभी चल रहा है। हमने पहले आपको बताया कि अकाउंट्स आर मेड फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का अकाउंट बनता है जिसमें हम उस साल का प्रॉफिट निकालते हैं। तो जिस साल का भी अकाउंट बन रहा है हम उसको बोलते हैं करंट ईयर।
अब ऐसी एसेट्स जिनका बेनिफिट हमें क्या मिलता है विद इन 1 ईयर, तो दोज एसेट्स आर क्लासिफाइड अंडर करंट एसेट्स। और एसेट्स जिनका बेनिफिट मिलता है हमें मोर देन 1 ईयर कि हम इसको यूज भी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी है, हमें बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 ईयर, वो बोली जाएंगी नॉन करंट एसेट्स। मतलब वो करंट ईयर की, देखिए करंट ईयर के एसेट्स मतलब आई एम हैविंग एसेट जो इस करंट ईयर में ही बेनिफिट देगी, तो मेरी करंट एसेट्स हो गई विद इन 1 ईयर बेनिफिट। और नॉन करंट एसेट्स क्या हुई, ऐसी एसेट्स जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा। अब हम बात करें, जैसा कि आप देखेंगे हमारे इसी क्वेश्चन में जो हमने ऊपर एग्जांपल्स दे रखे हैं, लाइक मशीनरी, कार, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, दीज ऑल आर नॉन करंट एसेट्स। आप देख सकते हैं इफ यू हैव परचेज मशीनरी यू मस्ट बी हैव परचेज मशीनरी फॉर 4 to 5 ईयर और डिपेंड अपॉन द यूसेज, तो दिस विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। कार, सब सेम, everybody knows car you can use for more than 5 to 6 years. Same with the land and building and furniture, so these all are non-current assets. Or same here, current assets means cash, it keeps on changes on the daily basis. Stock, nobody purchase stock and क्योंकि मैं तो goods 2-3 साल बाद बेचूंगा, ये possible नहीं है। Debtors are the person whom goods are sold on credit, so usually credit is given for 3 months, 2 months, 15 days like this. So debtors are also current assets, यानी these all assets provide you benefit within the 1 year and where non current assets उनका benefit 1 साल से ज़्यादा हमें मिलता है। तो इसी को अब हम और आगे लेके चलें, क्योंकि assets एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है। एक और तरीका होता है assets को बांटने का भाई, वो होता है tangible and intangible, tangible and intangible. You must have heard these word. अगर आपने नहीं सुना, आइए हम बताते हैं। Tangible are those assets which has some physical existence, यानी जो physically exist करती हैं, existence हो। और इंटेंजिबल एसेट्स थी, ये सारी एसेट्स ही हैं, एसेट्स के नाम हैं which has no physical existence, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो। नाउ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, ऐसे मतलब देखिए टेंजिबल एसेट्स मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, हमने अभी आपको लिख के बताया। जैसे हम बात करें, कोई भी लैंड है, कोई भी कार है, कोई भी फर्नीचर है, इनफैक्ट कोई भी स्टॉक है, वो टेंजिबल है। यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील, दे फिजिकली एग्जिस्ट, तो वो आपकी एसेट्स हुई और बेनिफिट भी देती है। व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? ये एसेट्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बेनिफिट भी देती हैं, इनकी वैल्यू भी होती है। अब अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, लाइक सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क। अब हम आपको इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। लाइक गुडविल, गुडविल इज द रेपुटेशन इन द मार्केट। सी, कोई भी बिजनेस, इट इज वेरी इजी टू परचेज अ मशीनरी। सपोज वन पर्सन इज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज ही इज हैविंग अ बिग फैक्ट्री। So what we decided, okay, we can also purchase those machinery. तो we purchase machinery for ₹1 crore and हमने भी एक फैक्ट्री बना ली। क्या हम भी उतना अर्न कर पाएंगे जितना वो अर्न कर रहा है? But see, by simply purchasing assets, putting a machinery, that doesn't mean you will earn. You need goodwill in the market. You need a reputation in the market so that customer will come and give you a order. Here goodwill कैसे आती है? If you have a very good quality of a goods with you and people know about that quality कि आपके goods की बहुत अच्छी quality है, तो goodwill is the brand name. तो goodwill एक assets हुई, yes, एक reputation है, एक good name है। Like if we talk about iPhone, तो that has a reputation in the market
That's why people purchase Apple iPhone. If you have a Samsung phone, the same. If you want to purchase a TV of a Sony, so it has a goodwill. Why? It has a quality and people know about that quality. Now, so that is a goodwill. So by simply having a factory doesn't mean you can earn money. So you need a goodwill. तो goodwill एक ऐसी asset है जो आपको benefit भी देती है और जिसको आप value भी करते हैं. फिर आता है कॉपीराइट. नाउ व्हाट इज कॉपीराइट? अब हम कॉपीराइट के बारे में बात करें. जब भी कोई हम इंटेलेक्चुअल हम कोई बुक लिखते हैं या हम कोई सॉन्ग गाते हैं, कोई भी इंटेलेक्चुअल हम क्रिएट करते हैं क्रिएटिविटी के साथ, तो नाउ डेंजर होता है कि सपोज आई हैव रिटन अ बुक और कोई इसको कॉपी करके अपना नाम लगा के भी तो बेच सकता है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कॉपीराइट फ्रॉम द गवर्नमेंट कि भाई आई हैव रिटन दिस बुक, मेरे पास राइट होना चाहिए इसको कॉपी करने का. नोबडी कैन कॉपी. इफ समबडी वांट टू कॉपी दिस असेट्स, तो ही और शी नीड टू टेक एन परमिशन फ्रॉम मी. दैट्स ओके फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कहती है ओके, गवर्नमेंट प्रोवाइड मी द परमिशन. नाउ सपोज आई हैव रिटन अ बुक. नो, आई विल सेल दिस राइट टू अ पब्लिशर. ओनली वन पब्लिशर विल सेल. यू कैन सी एक ही पब्लिशर आता है. सॉन्ग या तो सोनी, वीनस अलग अलग होगा, या पब्लिशर होगा बुक का तो एक ही होगा. तो आई विल गिव दिस राइट टू अ पब्लिशर. फॉर दैट आई विल चार्ज अ मनी. ओके, आई हैव रिटन दिस बुक, नाउ यू पब्लिश एंड यू अर्न द प्रॉफिट. एंड हाउ आई विल अर्न प्रॉफिट? आई विल सेल दिस कॉपीराइट. नाउ द पर्सन हु हैज परचेज्ड द कॉपीराइट, फॉर देम कॉपीराइट इज एन एसेट्स, बट इट्स अ सिंपल राइट, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो कॉपीराइट भी एक तरह का असेट्स हुआ. विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपीराइट दे कैन, एनीबडी कैन परचेज द, एनीबडी कैन मतलब कॉपी द बुक, बट नोबडी कैन सेल. फॉर सेल यू नीड अ कॉपीराइट. नाउ सॉफ्टवेयर, यू ऑल नो दैट. भाई सपोज somebody has designed the software. If you, for a business you want a software, you need to purchase a software. There is no physical existence, but it has assets. ट्रेडमार्क सेम. ट्रेडमार्क इज द नेम, और कुछ साइन होता है लाइक मर्सिडीज, लाइक ऑडी, लाइक एप्पल. जैसे वो आता है नजर, हमें समय पता चल जाता है ये ट्रेडमार्क है, राइट. तो वो डिफाइन करता है उस बिजनेस को. तो अगर वो कहीं भी मार्क लगा होता है तो हम क्या रिलेट करते हैं कि इस गुड्स की भी वही क्वालिटी होगी. तो ये भी एक परमिशन दी जाती है. यस, यू कैन यूज. सपोज लिवाइस कंपनी गुड्स बनाती है, बट इट्स सेल बाय द डिफरेंट पर्सन. दे टेक एजेंसीज फ्रॉम द लिवाइस. तो ये यूज द लिवाइस ब्रांड इन देयर शोरूम के बोर्ड पे यूज करते हैं. सो दैट ट्रेडमार्क है जो हम यूज करते हैं. इट हैज सम वैल्यू और बेनिफिट भी ये प्रोवाइड करता है. तो ये हुआ हमारा टोटल असेट्स के बारे में. असेट्स अगर हम टाइम बेसिस पे जाएं तो करंट और नॉन करंट होगी, और अगर हम उनकी एग्जिस्टेंस पे जाएं तो वो टेंजिबल और इनटेंजिबल के रूप में डिफाइन होती है. एक और असेट्स होती है दैट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स आर, वी कैन से दैट दे आर नॉट असेट्स. यू कैन, मैं आपको बोलूं एक तरह की फेक असेट्स होती हैं. ओनली फॉर द सेक ऑफ अकाउंटिंग वी हैव टू शो देम ऑन अकाउंटेंसी. काल्पनिक. कई बार हम सीरियल्स देखते हैं, लेकिन ऑल द कैरेक्टर आर फिक्टिशियस इन दिस सीरियल. रिजेम्बलेंस विद एनीबडी लाइफ इज जस्ट अ कोइंसिडेंस. सो सेम, ये काल्पनिक हैं बट दे आर नॉट एन असेट्स. इसको हम आगे बहुत बेहतर से पढ़ेंगे जब हम थोड़ा आगे देख लेंगे. तो बट दे आर नॉट एन एसेट्स, बट we have to show them in accounts because of accounting procedure. तो नेक्स्ट वर्ड इसके बाद आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइबिलिटी, जिसको कई लोग लाइबिलिटीज भी बोलते हैं. तो हम चाहें तो उसको लाइबिलिटीज भी हम लिख सकते हैं. तो लाइबिलिटीज हम बात करें. देखिए, अब लाइबिलिटीज क्या होती है. anything which you need to pay in future, or anything which you are liable to pay in future. You have to pay in future, और we can need की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं which you are liable to pay in future. लाइबल टू
यू विल हैव टू पे, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसे बिजनेस में हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ लायबिलिटी भी होती है जो हमें फ्यूचर में पे करनी होती हैं। अब बात करते हैं कि भाई ऐसी कौन सी लायबिलिटीज़ होती है सर जो हमको फ्यूचर में पे करनी होती है। ये सिंपल सी बात है, हम अगर कोई लोन लेते हैं दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म, कि भाई 4 या 5 साल में चुकाना है, तो लोन भी हो सकता है, या हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या हम अगर वर्ड यूज़ करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सी आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू, एक आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया, बट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बच्चे? आउटस्टैंडिंग मीन्स ड्यू बट नॉट येट पेड। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सपोज मेरे को टेलीफोन का बिल पे करना है, ड्यू डेट आ गई, मैंने पे नहीं किया, तो दैट विल बी नोन एज आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। दैट इज ऑल्सो माई लायबिलिटी विच आई हैव टू पे इन फ्यूचर। मुझे अभी नहीं पे किया पर करना पड़ेगा। एंड क्रेडिटर, जिनको हमें पैसे देने होते हैं क्योंकि हमने उनसे उधार में गुड्स खरीदा है। तो अब हम बात करें भाई लायबिलिटी में भी दो तरह की लायबिलिटी है, यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, अब बात आती है भाई करंट लायबिलिटीज क्या होंगी और नॉन करंट। सेम, नॉन करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज जिनकी लाइफ क्या होगी? मोर देन 1 ईयर, विच यू नीड टू पे इन मोर देन 1 ईयर। मोर देन मतलब, अब इसको हम अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहें, ऐसे लोन जो मुझे 5 से 6 साल में चुकाने हैं, दैट विल बी एज नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी विच विल बी नीड टू पे इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। लाइक हमने इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, लाइक क्रेडिटर्स, अब हमने जिनसे उधार में गुड परचेज किया, हम उन्हें ये तो नहीं बोल सकते कि भाई 10 साल बाद पैसे जाएंगे या 5 साल बाद या 2 साल बाद, हमें 2-3 महीने में चुकाने होंगे। सेम विद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ऐसा कोई लोन है जो हमें 1 साल बाद चुकाना है, उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। इससे हमें पता चलता है ये पैसा हमें 1 साल बाद चुकाना है, नॉन करंट है, और ये पैसा हमें अभी के अभी चुकाना है। ये हुआ हमारा लायबिलिटी। आइए अब कुछ नॉर्मल से वर्ड्स और हैं, लाइक परचेज, और एक वर्ड होता है सेल्स। यू ऑल मस्ट हैव हर्ड परचेज। जब भी हम यहाँ अकाउंट्स में परचेज लिखा होता है तो हम समझ जाइए परचेज का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स ओनली। परचेज मतलब, और सेल्स का मतलब अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुड्स। यू कैन परचेज एनीथिंग लाइक, बट इन अकाउंट्स के अंदर suppose I am dealing in a furniture and today I have purchased a furniture. Furniture is a goods for me because we deals in furniture. That's the goods for me in which we deal. तो अगर if we I am using word कि I have purchased 6,000 rupees goods, तो purchase is always used for the goods. अब आप कहेंगे सर फर्नीचर के लिए भी परचेज यूज हो सकता है। सी क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो गुड्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस पे परचेज और सेल्स होते हैं। एक दिन में 10 बार हमें परचेज करने होंगे, हो सकता है 10 से 15 बार सेल भी करने हों। अगर हम उनको गुड्स के नाम से ही जानेंगे तो क्या कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा ये कौन सा वाला गुड्स है, परचेज वाला सेल्स है? और देर इज कई बार खराब होगा तो परचेज रिटर्न भी होगा, और खराब निकलेगा तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। अब आप सब खुद समझने की कोशिश कीजिए कि अब सेल्स रिटर्न क्यों हम बात कर रहे हैं। व्हेन वी डू बिजनेस, तो बिजनेस की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। सपोज इफ वी डील इन स्टेशनरी, तो स्टेशनरी विल बी टर्म्ड एज गुड्स। तो टुडे आई हैव परचेज स्टेशनरी, फिर मैंने उन्हें सेल करी, फिर एक पर्सन को पसंद नहीं आई बिकॉज डिफेक्टिव थी, उन्होंने मुझे वापस दे दी, मैंने दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न, और मैंने उसे आगे दे दी, दैट विल बिकम परचेज रिटर्न। ऑल द नेम्स ऑफ गुड्स। ऐसे ही मुझसे कई लोगों ने परचेज की होगी, मैंने उन्हें आगे, कई लोगों से परचेज की होगी और मैंने उनको आगे सेल किया होगा, कईयों ने रिटर्न किया होगा, कईयों ने रिटर्न नहीं किया होगा। बट इफ वील यूज ओनली वन वर्ड फॉर दैट, दैट इज गुड्स। तो गुड्स आर परफॉर्मिंग 4 functions: परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। बट द प्रॉब्लम इज दैट विद द गुड्स दैट इट विल डन फ्रीक्वेंटली, डेली बेसिस पे। तो अगर हम गुड्स करेंगे तो उनका नाम कंफ्यूजन हो जाएगा, हम किस गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हेनेवर वी आर यूजिंग वर्ड परचेज, तो वी आर यूजिंग वर्ड परचेज फॉर गुड्स। Whenever we are using sales, so that means sales of goods, and same with the returns to avoid that confusion.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द वर्ड जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं रेवेन्यू का मतलब टैक्स होता है, कुछ लोग सोचते हैं रेवेन्यू मीन्स शायद इनकम होती है। बट सुनिए, इनकम ऑफ रेगुलर नेचर हो सकता है, आपकी बुक में रेकरिंग भी लिखा हो। रेकरिंग का मतलब ही रेगुलर ही होता है, जो रिकर हो बार बार उसको बोलते हैं रेकरिंग। एनी इनकम ऑफ रेगुलर नेचर। रेगुलर नेचर हियर मीन्स, सी, मैं अगर पढ़ाता हूं और वट एवर द फीस आई विल गेट दैट रेगुलरली, दैट विल बी टर्म्ड एज रेवेन्यू। I have given my house on rent. I will receive rent regularly every month. That will be termed as revenue. I have given money to my friend on interest and he is giving me interest on monthly basis. So that interest will be termed as my revenue. That should be on regular basis. Suppose I sell my car. मैंने आज अपनी कार बेच दी, sold my car. अब तो आज ही बेची है मैंने, अब मैं रोज नहीं बेचता हूँ. That is not my revenue. Income of regular nature. जैसे हम उसको सेल्स ऑफ गुड्स भी बोल सकते हैं, या हम सर्विसेज बोल सकते हैं, हम रेंट बोल सकते हैं, हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो एनी इनकम ऑफ रेगुलर नेचर, एनी इनकम जो भी रेगुलर है नेचर में, हमें रेगुलरली मिलती है, दैट विल बी नोन एज रेवेन्यू। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है। मतलब रेवेन्यू का मतलब सेल्स ही हुआ। अगर कोई बिजनेसमैन कोई गुड्स बेचता है तो भाई रेगुलर बेसिस पे कोई गुड्स बेचता है तो रेगुलर बेसिस पे सेल होगा उसको, तो रेगुलर बेसिस पे सेल ही होगी और तो कुछ होगा नहीं, तो उसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। तो इन बिजनेस में जब भी वर्ड रेवेन्यू यूज होता है उसका मतलब हम सेल्स ऑफ गुड्स समझेंगे। और गवर्नमेंट टैक्स उनकी इनकम है और जो उन्हें रेगुलर बेसिस पे मिलती है, इसीलिए हम उसे रेवेन्यू बोलते हैं। आजकल एक वर्ड और यूज होता है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब सेल्स ही होता है, यानी यहां रेवेन्यू का मतलब वही है, ऑपरेशन मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उससे रेवेन्यू होना। अब आप पूछेंगे सर इसमें और उसमें रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। देखिए, मैं बिजनेस करता हूं पर मैंने मेरे को एक फ्लैट भी खरीद रखा है जो मैंने रेंट पे दे रखा है, तो वो भी रेवेन्यू है। बिजनेस से जो गुड्स मिल रहे हैं वो भी रेवेन्यू है। उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहा हूं उससे जो पैसा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इंटरेस्ट और रेंट से जो पैसा आता है वो हो गया रेवेन्यू। फिर एक वर्ड आता है एक्सपेंस। नाउ हियर एक्सपेंस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स। से जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम गुड परचेज करते हैं और गुड सेल करते हैं। परचेज करने में भी खर्चा लगता है और सेल करने में भी। केवल परचेज करने से गुड्स नहीं बिक जाते, आपको बताना पड़ता है पब्लिक को कि हमने गुड परचेज किया है, हमारे पास है, आइए परचेज कीजिए, इसकी ये क्वालिटी है। लाइक एडवर्टीजमेंट, वी नीड टू ओन अ शॉप भी लेनी होगी, शायद रेंट पे लें, हम कुछ भी करें, एम्प्लॉय भी रखने होंगे। तो एक्सपेंस मतलब पर कॉस्ट आती है जो परचेज और सेल करने में। लाइक अगर मैं बात करूं जैसे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, इसको हम चाहें तो इसको हम परचेज ऑफ गुड्स बोल सकते हैं। ओके, सैलरी टू द स्टाफ, टेलीफोन बिल, एनीथिंग सी विच यू लाइक, एडवर्टीजमेंट होगा, तो एनीथिंग विच यू स्पेंड मनी टू परचेज एंड सेल द गुड्स। अब यहां पे अब इंपॉर्टेंट वर्ड आया तो इनकम। सी, इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू, जिसको आप इनकम भी बोल सकते हैं और हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। मींस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी इफ योर रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंस, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू इज व्हाट, रेगुलर नेचर ऑफ इनकम। तो सपोज मेरा रेवेन्यू है 10 लाख, तो रेवेन्यू डजंट मीन्स अ प्रॉफिट। रेवेन्यू मतलब 10 लाख के गुड्स बिके हैं, उनमें से अगर मैं मेरे एक्सपेंस यानी मेरी कॉस्ट हटा दूं, 10 लाख में से 6 लाख थी मेरी कॉस्ट, तो मेरे पास कितने बचे, 4 लाख। दैट विल बी टर्म्ड एज माय प्रॉफिट, दैट विल बी टर्म्ड एज माय प्रॉफिट। एंड वाइस वर्सा, इफ माय एक्सपेंस इज मोर देन माय रेवेन्यू, दैट विल बी टर्म्ड एज लॉस, दैट विल बी टर्म्ड एज लॉस।
Now, student always use, is there is any difference between sir profit and gain? Yes. The profit, we earned profit. Earn matlab you need to make an effort to earn a profit. You need to come daily office and आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए, खर्चे बचाने होंगे, ये सब के लिए. तो भाई then gain is like, suppose let's say I'm doing a business of stationery, जिससे जो भी मैं खरीद के बेच के जो भी पैसा बचता है that is my profit. बट एक साथ में ही मैंने सपोज करिए एक फर्नीचर पड़ा था, वो बेचा, वो थोड़ा ज़्यादा में बिक गया, आई डोंट डील इन अ फर्नीचर. या मेरे पास कार थी, वो मैंने बेची, मेरे को ज़्यादा पैसा मिल गया, या मेरी लॉटरी लग गई. आई एम नॉट डूइंग बिजनेस ऑफ ऑल दिस थिंग, so that will be termed as my gain. I'm not doing a business of furniture, I'm not doing a business of cars, I am doing a business of stationery. For that I daily come in the office, open my shop or showroom and do a very hard work to sell those goods. So लेकिन गेन, पड़ा था फर्नीचर, बेचा, ज़्यादा पैसे मिल गए, तो दैट विल बी टर्म्ड एज माय गेन. अब हम बस कुछ लास्ट वर्ड्स पे पढ़े हैं, टर्म्स पे. लाइफ स्टॉक. सी, लाइफ स्टॉक मतलब कैटल्स, जिन लिविंग बीइंग्स होती हैं, लाइक जो जानवर होते हैं, कैटल्स हो गई, हॉर्स हो गए. कुछ लोग उनका भी बिजनेस करते हैं, आपको पता होगा. अब कैटल है, अगर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस है तो उनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं. तो व्हेन एवर द यू यूज वर्ड लाइफ स्टॉक मीन्स वी आर डीलिंग विद द कैटल्स. और हॉर्स हो सकता है, काउज हो सकती हैं, गोट्स हो सकती हैं, एनीथिंग, डॉग्स हो सकते हैं. दैट विल बी टर्म इफ यू आर डूइंग इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज लाइफ स्टॉक. और लास्ट बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास के लिए, इन्वेस्टमेंट. सी, इन्वेस्टमेंट मतलब anything which we purchase, anything which we purchase for the purpose of creating wealth by holding them. Means, see, very easy. आप कोई भी ऐसी चीज परचेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, मीन्स बाय होल्डिंग देम. आई परचेज, मैंने एक लैंड परचेज करी, क्यों? कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी फ्यूचर में, मैं उसको होल्ड करके रखूंगा मेरे पास 6 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मैं बेच दूंगा. तो यहाँ मेरे को बेनिफिट क्या है, मेरी वेल्थ बनेगी. वेल्थ मतलब मेरे पास पैसा आएगा, राइट? ऐसे ही एनीथिंग, मैंने गोल्ड परचेज किया, उसको होल्ड करके रखा कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं उसे बेच दूंगा. मैंने शेयर्स परचेज करके रखे, मेरे को लगा इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी. जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं. तो इन्वेस्टमेंट का भी असेट्स होते हैं, बट देखिए नॉर्मल असेट्स वी कंज्यूम. इफ आई परचेज फर्नीचर, आई विल, द बेनिफिट देयर इज I will use those furniture in my house, in my office. But in investment, the benefit is I will hold them to create a wealth. That is known as my investment. तो ये थे कुछ टर्म्स जो हमने आज डिस्कस किए, सो दैट आपको क्लियर हो और आप अकाउंटेंसी अच्छे से समझ सकें.